अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन लाजमी दबाएं और मेक श्योर करें कि आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है। लेट्स गेट दिस गोइंग। हर गुजरते दिन के साथ जो हमारी हुकूमत है वो डेस्परेट से डेस्परेट होती जा रही है। क्योंकि अगर आप राना सनाउल्लाह साहब की बातें सुने, पहले वो कहते होते थे इमरान खान को ख़त्म कर दो, अब कहते हैं, अब मिन्नतें कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनकी होती है कि इमरान खान आए हमारे साथ मिलके बैठ के बात तो करे। हम जिस बहरानी कैफियत में जकड़े हुए हैं, इसका हल जो है वो डायलॉग से ही निकल सकता है कि बातचीत तो आपस में जो है वो बगैर मशरूत होनी चाहिए। लेकिन जब आप बातचीत हो तो इस पे भी बात कर लें, अपने मुकदमों पे भी बात कर लें, 9 मई पे भी कर लें, रिहाई पे भी कर लें, गिरफ्तारी पे भी कर लें, हर मामले के ऊपर बात कर लें। लेकिन गुफ्तगू जो है वो गैर मशरूत होनी चाहिए। मशरूत कभी बात नहीं होती, मशरूत बात कोई बात नहीं होती। गैर मशरूत तौर पे आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठें, वहाँ पे आप जिस मसले को उठाना चाहें उसको उठाएं। इलेक्शन से लेके जो है वो 9 मई तक और 9 मई से लेके 26 नवंबर तक और 26 नवंबर से लेके 25 मई तक और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक 18 तक या 14 तक, जहाँ तक आप बात करनी चाहें करें। उन्हें पता है कि बाकी चीज़ें तो उनके कंट्रोल में नहीं है। जो कि इमरान खान के साथ इस वक्त हो रहा है, उनको जेल में रखा गया है, वो तो सारा हमारे मिलिट्री कंट्रोल कर रही है। अब आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हैं। उस हवाले से शाहीन साहब भाई साहब बार बार इस टॉपिक के ऊपर बात करें क्योंकि ये बहुत ही कंसर्निंग मामला है। जैसा कि आपको पता है कि रिको डेक के जो ज़खायर हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी जो वर्थ बताई जाती है वो 300 to 500 बिलियन डॉलर्स की वर्थ है। जिसमें से 50% जो वो ले जाएंगे जो कि इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे पाकिस्तान से, और बाकी 25% बलूचिस्तान के पास जाएगा और 25% फेडरल के पास जाएगा, पूरे पाकिस्तान के पास जाएगा। अब सुनने में क्या आ रहा है, इतनी ज्यादा जो हमारी ये एस्टेब्लिशमेंट है डेस्परेट हुई हुई पैसों के लिए, पैसे कहीं से आ नहीं रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं, कुछ भी पाकिस्तान में कोई चीज चल नहीं रही है। अब सुनने में क्या आ रहा है, अब सुनने में ये आ रहा है कि ये अपना जो हिस्सा है ना 25% जो कि फेडरल के पास है, वो सऊदी अरब को सिर्फ 1 या 2 बिलियन डॉलर्स का बेचने जा रहे हैं। ये सूरत हाल बनी हुई है। अब ऑब्वियसली शहबाज शरीफ तो पपट हैं, सबको पता है आपको। लेकिन अब जो पॉलिटिकल लोग हैं ना शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे हुए हैं अभी, वो शाहीन साहबाई साहब को मैसेज करते हैं। वो कहते हैं कि भाई इसके ऊपर बात करें, ज्यादा से ज्यादा बात करें, वरना जो है मिलिट्री ने इस तरह हमारे मुल्क को बेच देना है, इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे मुल्क को बेच देना है। ये सुनिए जरा इनका ये क्लिप। मैं ये रिकॉर्डिंग के बारे में बहुत ही अहम बात करने लगा हूँ और बड़े गौर से सुनिएगा। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की जो है उनके अंदर से बैठे हुए लोग ये मैसेजेस भेज रहे हैं कि आप इन चीज़ों को हाईलाइट करें, और ख़ासकर मुझे भी भेजा है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग पे काफ़ी लिख चुका हूँ और शुरू भी मैंने किया था। तो ये गवर्नमेंट के अंदर से लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ ये मैसेज भेज रहे हैं। और पहला उनका जो मैसेज आया है वो ये कि क्या रिकॉर्डिंग को सऊदी अरब के हवाले जो किया गया है उसमें कोई कवायद ज़वाबित के तहत कोई कार्रवाई की गई है, कोई इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किया गया है। नंबर एक, क्या रिकॉर्डिंग को बैन अवी टेंडर बुलाया गया है या उसमें के तहत दिया गया है। अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट 1-2 अरब डॉलर में कैसे दिया जा रहा है ये। इसके बाद रिकॉर्डिंग की कीमत दुनिया को मालूम है, मगर हमें ये पता है कि जी मिलिट्री इंटेलिजेंस और फौज और ख़ासकर एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब जो कि पता नहीं किसके अजीज़ हैं, किसके दोस्त हैं, किसके सीनियर थे, किसके जूनियर थे, उनको लाके बैठाया गया है। उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम रिकॉर्डिंग का नहीं हो सकता। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को 500 स्क्वायर किलोमीटर्स, 500 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर्स का बलूचिस्तान में एक ही जगह पर माइनिंग के लिए अलर्ट कर दी गई है। कैसे की गई है, क्योंकि ये लोगों को बुलाया गया है, दूसरी कंपनियों को मौका दिया गया है, कुछ नहीं पता। सब
अंदर अंदर मिलकर हो रहा है। तो छोटी जितनी माइनिंग एरिया से जो छोटी छोटी जो कंपनीज जिनको इलाज किए थे उन सबको मनसूख कर दिया गया है। अच्छा, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब जो जो दफ्तर में बैठकर हुक्म देते हैं, उनको पूरी इजाज़त है, हर काम की उनको वो दे दी गई है, और किसी को और माइंस की इजाज़त नहीं है। अच्छा, बलूचिस्तान की माइंस मुकामी अफराद की नहीं रही, बल्कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और फौजी इदारे की मलकियत बन चुकी हैं। अब ये जो पूरी की पूरी एक माइनिंग का सब्जेक्ट है, जो कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल भी हो सकता है लेकिन प्रोविंशियल भी है, इसका सारा का सारा टेक ओवर फौज ने कर लिया है। किस कानून के तहत किया है, किसको बताया गया है, किसको पता है क्या है ये क्या नहीं। अब ये सारी कहानियाँ जो है ना, ये खुद अंदर से निकल रही हैं। और ये फौजी समझते हैं कि जी 2-3 अरब डॉलर इनको अभी अगर मिल गए तो ये पता नहीं कितने सैकड़ों अरब डॉलर के सऊदी अरब को दे देंगे, और कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि सऊदी अरब हमारा जो बड़ा दोस्त है और बड़ा मुसलमान मुल्क है, भाई है। और ये सब, ये सारा का सारा जो फ्रॉड हो रहा है, और ये बाजवा साहब ने शुरू किया था 2-3 साल पहले, और ये सारा टेक ओवर कर लिया उनको, और अब ये इनके लोग कर रहे हैं। ये सब हमारे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ख़ासकर अपोजिशन के, ये अभी जो मरवत साहब को बनाया गया है, बनाया जा रहा है असेंबली के अंदर, वो क्या करेंगे? जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो इन चीज़ों को क्यों नहीं उठाते? खाली ये अरेस्ट और अपने पकड़ पकड़ करते हैं। ये मुल्क को जो बेचा जा रहा है 6 अर्जा फ़रोख्तन, कौम फ़रोख्तन, 6 अर्जा फ़रोख्तन, तो ये इसको कौन रोकेगा? और ज़रा इस पे लोग बात करें, और मैं भी बात करूँगा डिटेल्स में अभी। उसके बाद बाजवा साहब की खबर तो आपने सुन ली होगी कि जी वो कुरान उठा के कस्में खा के कह रहे हैं कि जी मैंने इमरान खान की हुकूमत को नहीं रिमूव किया है, मैंने जो है नवाज शरीफ को लंदन नहीं भेजा था। अब आप मुझे बताएं कि ये तो ऑल माइटी जो अपने आप को समझती है ये इस्टेब्लिशमेंट, और ये जो इनके जनरल्स हैं, करप्ट जनरल्स इनको कहते हैं, क्योंकि ये सारे अपनी टर्म पूरी करते हैं और भाग जाते हैं, ये इस नहज के ऊपर क्यों आ गए हैं कि ये माफिया मांगते फिर रहे हैं और डेस्परेशन के अंदर झूठ बोलते फिर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ना लोग उनको एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से इस दफा अपनी ये इस इस्टेब्लिशमेंट को धुतकारा है ना, लोग पहले प्राउड होके कहते होते थे अपने बच्चे को कि ये मेरा बच्चा जो है ये आर्मी में जाएगा, मुल्क की हिफाजत करेगा, मुल्क के लिए लड़ेगा। अब मेरे पास स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन लोग तो इनकी शक्लें देखना नहीं पसंद करते हैं, ये सूरत हाल बनी हुई है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या आप इनकी इन कस्मों पर कुरान के या कि कुरान उठाकर ये जो बातें करते हैं, क्या आप इनके ऊपर यकीन कर सकते हैं? क्योंकि ये तो हमें जब ये पॉलिटिकल हुकूमतें चल रही होती, बल्कि ये अभी जब इमरान खान की हुकूमत रिमूव हुई है, कहते हैं हर 6 महीने के बाद आके कहते हैं हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके हुक्म के बगैर पाकिस्तान में पत्ता नहीं हिल सकता है, आप सब लोगों को पता है ये। अब वो जो शेर आया वाला कहानी है ना, वो वही वाली कहानी बन गई है। इन्होंने इतना झूठ बोला है पास्ट के अंदर कि अब ये चाहे जो मर्जी कुछ करते रहे, इनके ऊपर किसी ने यकीन नहीं करना। इस हवाले से मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं जनरल बाजवा से दो सादिक और अमीन सहाफियों की मुलाकात। शामी साहब को कह रहे हैं, और ये जो पीछे खड़े हैं मालिक साहब उनको कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि दो सादिक और अमीन सहाफियों की मुलाकात और उनकी तरफ से माँ की कब्र पर कसम उठाकर खुद को बेकसूर साबित करने के बयान पर सिर्फ इतना कहूंगा कि जो शख्स अपनी धरती माँ के आइन पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ना लेने की झूठी कसम खा सकता है, तो उस शख्स की माँ की कब्र पर उठाई कसम पर क्या हम एतबार करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मैं इस बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस वक्त के सिटिंग चीफ है ना, आसिम मुनीर साहब, उनको इनसे सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो ताकत के नशे में धुत हैं और अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, और लोगों के ऊपर जो उन्होंने जुल्म के पहाड़ ढाए हुए हैं पिछले 2 सालों से, इनसे कुछ सबक सीखें। अभी भी आपके पास वक्त है, चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। इस हवाले से मोहम्मद अली मिर्जा साहब जब उन्होंने ये बयान दिया था उसके बाद से वो चेंज हो गए हैं।
उनका ये बयान आया था, आप लोगों को याद हो ना, याद हो, उसके क्लिप्स भी बहुत वायरल हुए थे। उन्होंने कहा था अब ये काबे की छत पर जाकर कुरान उठाकर भी कस्में खा लें तो लोग यकीन नहीं करेंगे। इस बयान के बाद जो है ना, उनको ऑब्वियसली बड़ी पसीराई मिली पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से, बल्कि सारे पाकिस्तानियों की तरफ से, क्योंकि वो सारों के दिल की आवाज़ थी। उसके बाद एकदम पता नहीं क्या टर्न हुआ मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ, कि वो अब जो है वो कॉन्स्टेंटली बकायदा प्लांटेड प्रोग्राम्स करते हैं ताकि इमरान खान को नीचा दिखाने की कोशिश करें। वो इमरान खान को तो नहीं नीचा दिखाने की कोशिश वो कर सकेंगे, लेकिन वो अपनी जो है ना रेपुटेशन को, उसको कंप्लीटली तबाह कर लेंगे ये करते करते। अब ये जुबैर उमर, मोहम्मद जुबैर साहब, ये जुबैर उमर साहब जो हैं, ये उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग की तरफ से निगोशिएशन में ये जाके मिलते होते थे। ये सारे निगोशिएशन कर रहे थे जब नवाज शरीफ को पाक बाहर लेके जाया गया है। इनसे सुनिए ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि ये भाई जो कुछ भी हुआ है वो बाजवा साहब जो है ना, उनके उनके बगैर हो ही नहीं सकता था। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की, कहते हैं कि बाजवा साहब ना बड़े दबंग होते थे, बड़े आउटस्पोकन होते थे, और बड़े जो है ना वो करते होते थे। अब देख लें बाजवा साहब की क्या हालत है। मेरा ख्याल है उनका किरदार था, मतलब कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका किसी बड़े इवेंट में किरदार ना रहा हो उस 6 साल के दौरान जब वो थे आर्मी चीफ। एक तो वो थे भी दबंग किस्म के आदमी और आउटस्पोकन थे, और जहां वो मियां साहब को बाजवा साहब ने बार ही फैसिलिटेटेड मतलब उस टुवर्ड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नहीं, मैं मियां साहब के बाहर जाने की बात कर रहा हूं। 100% देखे ना, अब वो बात ये होती है कि इमरान खान उस फेमस कैबिनेट मीटिंग में जब वो कहते हैं कि उनका बिल्कुल रोने वाला हो गया था, पर आई मीन फेल्ट फॉर इट, और कुछ मिनिस्टर्स थे, सॉरी इमरान खान ने कहा शीरी मजारी वगैरह कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स कौन निकलवा सकता है? ये प्लेटलेट कम ना हो, कौन कम कर सकता है? एक ही आदमी सिर्फ एक। सो बाजवा साहब, फिर इसी हवाले से मरवत साहब से जब पूछा गया बाजवा साहब की कस्मों के बारे में तो सुनिए वो क्या कहते हैं। ये चंद सेकंड के क्लिप से देखिएगा। बाजवा साहब जो हैं वो अगर खाना काबे में खड़े हो के कुरान करीम पर भी हाथ रख दें तो बाजवा जो है इसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है। बाजवा ने इस मुल्क को तबाही के रास्ते पर डाला है। बाजवा रिजीम चेंज का मेन आर्किटेक्ट हैं, और कुरान देने से उसके वो अवामिल तो पोशीदा नहीं होते हैं जो अपने दौर में बैसियत आर्मी चीफ उसने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए अदा किए। सब कुछ उसके दौर में हुआ। मौलाना फजल साहब जो हैं ऑन रिकॉर्ड इसका इकरार कर चुके हैं। पीपल पार्टी, MQM, तमाम जो मोहरे थे और किरदार हैं, उन्होंने इस बबांगिदार इसका इकरार किया हुआ है कि सब किया दरा जो था वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह बाजवा का। यानी अगर वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को उन्होंने 2019 में नहीं भिजवाया तो फिर क्या खान साहब ने भिजवाया था? दो ही ताकतें थी। वो तो यही कह रहे हैं। सुने ना जी, दो ही ताकतें थी उस वक्त। वो ये कहते हैं, कोई मियां नवाज शरीफ से पूछ लेना, ख्वाजा आसिफ बयान नहीं कर चुके हैं अपने इंटरव्यू में कि बाजवा के साथ हमारी डील 2019 में हो गई थी। दूसरी बात ये है, 3 बातें इन्होंने कही, तीनों झूठी हैं। ये झूठे सलासा हैं जो कि बाजवा साहब कह गए। भिजवाया भी उन्होंने था, हुकूमत भी उन्होंने गिराई है। और तीसरी क्या बात थी? एक्सटेंशन किसी दफा नहीं मांगी। एक्सटेंशन जो है वो आप उनके लोगों से पूछ लें, एक्सटेंशन के पीछे तो ये मरा जा रहा। और फिर जब पीडीएम हुकूमत बनी थी, सबसे फ्रंट के ऊपर थे। वो अलहदा बात है कि मौलाना साहब जो हैं अब नाराज हो गए हैं, लेकिन उस वक्त अब ये रिसेंटली जब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने उनको साइडलाइन किया है, तो वो भी पूरी कहानी उनके 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 मुंह से सुनिए क्या कहते हैं ये। क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे जब ये लोग टूट के पीटीआई से और MQM और बाप पार्टी इधर आ चुके थे? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे, और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। सब कौन थे वो? सब पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टी, सब पार्टियां। और उनका नाम मत लें आप। और उनको किसने कहा कि ये करना है? सब पार्टियां। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज अमीर साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, तो
नून लीग और पीपल्स आपने पार्टी ने आप सिर्फ मोहर लगा दी आप उसके ऊपर। वाकई सही सहाफी हैं, आपने बात निकाल ही ली हमसे। तो फिर मोहर लगा दी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ऊपर से, मोहर लगा दी। मोहर लगा दी। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि जिस दिन ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक किया था इसराइल के ऊपर, उससे अगले दिन अहमद कुरैशी साहब, जो कि बहुत ही, बल्कि उन्हीं के समझे इस्टेब्लिशमेंट के जो बंदे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बंदे, उन्हें इसराइल भेज दिया गया अगले दिन ही। ठीक है। अब इसराइल जाकर उनका फिर जो पाकिस्तानी जियो के जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने उसका उनका यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में कहते हैं पाकिस्तान और इसराइल की फौज की जो तहजीब है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री डॉक्ट्राइन यानी कि नजरिया है, और जो इसराइल की मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, वो एक ही जगह जाकर मिलते हैं। ठीक है। अब ये siyaset.pk ने ही जो है ना उसके उनके इंटरव्यू से ये लाइन एक्सट्रैक्ट करके इमेज बना दिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने siyaset.pk के खिलाफ प्रोपेगेंडा बढ़ा किया अपने ट्विटर हैंडल से और इधर उधर से कि झूठी झूठी खबरें फैलाते हैं। तो मैंने फिर ये एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसके अंदर हैं ये, तो मैंने इनको ग्रुप के अंदर ही जो है ना, उधर भी ये कह रहे थे कि झूठे हैं, ये झूठी खबरें इन्होंने दी हैं। तो मैंने ये उनको स्क्रीनशॉट सेंड किया, साथ ही एग्जैक्ट जो कोटेड वर्ड थे ना, मैंने इनको सेंड कर दिए। मैंने कहा ये देखें, ये अब क्या है। फिर आगे से पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है। अब चलें, सारी चीजों को छोड़ें, मेरी बात को भी ना माने आप लोग, इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर जाके देख लें। अपने ट्विटर हैंडल पे जो फलस्तीनी जो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई, उनको वहां पे इन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। और इसराइलियों के फेवर में आप देखें, कॉन्स्टेंटली जो आईडीएफ का जो हेड है, उसकी हर वक्त वहां पे वीडियोस लग रही होती है। तो इस हवाले से, इनकी स्टेटमेंट के हवाले से साबिर शाकिर साहब कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात कहां से कहां तक पहुंच गई, डीजीआईएसपीआर को इस बात की वजाहत बराह रास्त दो टोक अंदाज में करना चाहिए, यानी मैसेज लाउड एंड क्लियर आना चाहिए। अब उसके बाद फिर आपको पता है कि कल से हमारे पाकिस्तान में ईरानी सदर भी पहुंचे हुए हैं। तो अब सूरत हाल क्या बनी हुई है? अब बेसिकली ऑब्वियसली ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी टैक्टिक्स हैं, दोनों तरफ से जो है, जहाँ से ज़्यादा बेहतर प्राइस मिलेगी वहाँ पे हम बिक जाएंगे हमारा, वरना हमारा आपको पता ही है, हमारी तो कोई वो दीन ईमान नहीं है। हमें मिलिट्री के बारे में जाना भी यही जाता है। वो एक मुझे याद आया कि वो जो अमेरिकन लॉयर था, उसने उसने जो पाकिस्तानियों के बारे में बयान दिया था कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच देंगे। तो बहरहाल ये आप देखिएगा, ये ईरानी सदर यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन अगर जंग वगैरह स्टार्ट होगी तो आप देखिएगा कि ये पाकिस्तान अपने वैसे कार्ड्स प्ले कर रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोस। उसके बाद ये मैं तो क्रिकेट देखता नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें लेके आता हूँ जो कि इस वक्त सर्कुलेट कर रही होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये जैनब अब्बास साहिबा हैं, ये कोई सहाफ़ी हैं आई गेस, के स्पोर्ट्स को या क्रिकेट को कवर करती हैं। बड़ी अजीबो गरीब सा इन्होंने सवाल पूछा है लाइव टेलीविजन के ऊपर। ये सुनिएगा, मुझे भी बताइएगा कि क्या कह रही है, मुझे तो नहीं समझ आई है ये। आप कौन सा वाला जवाब चाहती हैं, मैं बता दूं। मैं आपको उंगल करना चाहती हूँ। मैं उंगल करना चाहती हूँ, आपसे जवाब निकलवाना चाहती हूँ ताकि आप मुझे एग्जैक्ट आंसर दें, बिकॉज यू सी हर एक की हर। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि मरियम नवाज, जो अगर आप झूठ बोलेंगी, अज़मा बुखारी साहब झूठ बोलेंगी कि वो 600 से 800 रुपए के कपड़े पहन, तो अब लोगों ने क्या किया है, अब आप ये देखें, ये इनका ये क्लिप सर्कुलेट कर रहा है जिसमें उन्होंने जो जो जूती पहनी हुई है ना, लोगों ने उनकी कीमतें निकाली हैं। अब आप ये देखें, 2,77,000 का ऊपर जैकेट पहनी हुई है उन्होंने। तो लोग तो अब उनके पीछे पड़ गए, घर तक छोड़ के आएंगे वो, कि झूठ बोलोगे तो ये भी इनका। अब आप अंदाजा करें ना, कहती हैं कि ना मेरी लंदन में क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। टैक्सेस आप इनके चेक कर लें, टैक्सेस कोई पे नहीं करती हैं ये। उसके बाद जो इनके हस्बैंड हैं वो ऐसे बेचारा, वो तो झुग्गी में अक्सर पड़ा हुआ होता है, गंदे से कपड़े पहने हुए होते हैं, पता नहीं उनसे मिलती भी हैं या नहीं मिलती हैं। और बिजनेस कोई भी नहीं है इनका। तो ये 4-4 5-5 लाख, यानी कि मुझे ये, अगर आप इनको देखें, ये रोजाना इन्होंने नए कपड़े पहने हुए होते हैं, नए जूते पहने हुए होते हैं, तो ये करोड़ों रुपए तो जूतों के ऊपर खर्च कर देती हैं महारानी साहिबा। ये कहाँ से आते हैं इनके पास? ये कोई कौम को हिसाब किताब नहीं देना इन्होंने।
अभी तक वो जो लंदन के फ्लैट्स हैं उसके बारे में समझती हैं कि हम भूल गए, लोग भूल गए। लोग नहीं भूलेंगे ये चीजें। आप और उन्होंने लॉन के आम जो हम 500, 600, 700, 800 का जो जोड़ा बाजार में मिल रहा होता है उसको सिला के वो पहन लेती हैं। बात कपड़ों की कीमत से और उससे नहीं, तो बात है तो कि आप कैरी कैसे कर रहे हैं और वो खत्म है उन पे कैरी कर। उसके बाद जो ये इलेक्शन के हवाले से सर्वे करते हैं सरवर बारी साहब, इनसे सुनिए। कहते हैं 8 फरवरी को जो धांधली हुई है ना, जो ये ज़िमनी इलेक्शन में जो धांधली हुई है, उसको 8 फरवरी वाली को तो आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। 8 फरवरी ज्यादा धांधली ज्यादा था ओवरऑल। प्री पोल फॉर्म 45 47 के साथ 8 और 9 फरवरी को जो कुछ हुआ उसको मिला के, या 21 अप्रैल ज्यादा बुरा था? दोनों का कंपैरिजन क्या कहते हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि तकरीबन तमाम जो इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप थे हमारे समेत, हमने ये कहा था कि 2024 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए हैं उसका जो पोलिंग का अमल था वो रिलेटिवली बहुत ऑर्डरली था, लेकिन इलेक्शन के बाद यानी 8 फरवरी वाला दिन साफ सुथरा रहा। 8 फरवरी के दिन जो पोलिंग हुई वो बहुत बेहतर थी। आज जो कल हुआ है उसकी निस्बत कल तो इंतहा हो गई है, और हमें याद आ गया है क्या कि हुआ कल? 1990 की दहाई में जो कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ है। मसलन बहुत सारी जगहों से हमारे जो अपने इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो फॉर्म 45 उन्होंने पहले से ही दस्तखत करवाने की कोशिश की है और कई जगहों पे कामयाबी हुई है। बहुत सारी जगहों पर जो बैलेट कितने ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां फॉर्म 45 के दस्तखत पहले करवाए गए? हमारे पास कुछ फुटेज है, प्रोड्यूसर साहब जरा साइड पे चलाइए वो। कितने ऐसे पोलिंग स्टेशन आपकी नोटिस में है जहां फॉर्म 45 पर पहले दस्तखत करवाए गए? देखिए, कहा तो जा रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, लेकिन मैं आपको जो मेरे पास फिगर्स हैं हमारे पास, क्योंकि अभी हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तकरीबन 12% जो हमारे रिस्पोंडेंट्स थे कल यानी इलेक्शन के बाद जो एग्जिट पोल हमने की है उसमें 12% लोगों ने कहा है कि जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर उनके वो पोलिंग स्टेशन नहीं थे जो 8 फरवरी को थे, उनके पोलिंग स्टेशन ही चेंज कर दिए गए थे। इसी तरह कुछ 14% के लगभग जो एग्जिट पोल के रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो मौजूद नहीं थे। और इसी तरह बहुत सारी और जो मालूमात हैं मैं आपको बता सकता हूँ कि 10% लोगों ने कहा है कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि वो किसी खास कैंडिडेट को वोट दें और किसी को ना दें। इसी तरह 12% रिस्पोंडेंट्स ने कहा है कि उनको शक पड़ा है कि इलेक्शन पोलिंग बूथ के अंदर रिगिंग का कुछ समा था। और इसी तरह 7% के करीब तकरीबन जो है लोगों ने कहा है कि जो उनको मुश्किलात पेश आई हैं वोट डालने में। वहां आपने एग्जिट पोल्स में लोगों से यह भी पूछा कि उन्होंने किस जमात को वोट डाला है, तो नून लीग और पीटीआई की परसेंटेज क्या है? मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 39% लोगों ने कहा है कि हमने वोट डाला है पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद के कैंडिडेट्स को, और 25% लोगों ने कहा है कि उन्होंने पीएमएलएन को वोट डाला है। और ये तकरीबन जो तो ये नतायज उससे उलट क्यों है सर? जी, नतायज उससे उलट क्यों है? आप कह रहे हैं 39% ने पीटीआई को डाला और 25% ने नून को डाला है, तो नतीजा तो जाहिर करता है नून लीग जीती है। नतीजा तो मलिक साहब आपको पता ही है कैसे चेंज होते हैं नतायज पाकिस्तान में। बहुत आज नहीं है, बहुत अरसे से ये प्रैक्टिस जारी है। और जो हमारे रेस्पोंडेंट्स हैं वो 83% लोगों ने कहा है कि उन्होंने 8 फरवरी को वोट डाला था। और इसी तरह हमने ये भी पूछा कि उन्होंने 8 फरवरी को किसको वोट डाला था, तो तकरीबन यही रेशो नजर आ रही है, यानी कि वोटिंग के पैटर्न में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई बिल्कुल। उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पाकिस्तान के हवाले से 2023 की, जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की क्या वायलेशंस हुई हैं उसके हवाले से इन्होंने बड़ी डिटेल्ड जो है ना रिपोर्ट शाया की है। इसका लिंक जो है ना, अगर आप इसको डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी क्विक समरी दे देता हूँ। अमीर अब्बास साहब ने अपना ट्विटर हैंडल पे दी है। कहते हैं इंसानी हकूक कमीशन ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और निगरान हुकूमत के दौर यानी साल 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोई ऐसा जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं जो रियासत पाकिस्तान के इदारे
अपने अवाम पर ना करते हों। पीटीआई के कारकुनों के साथ होने वाली बर्बरियत का भी जिक्र मौजूद है। अगवा, जाली मुकदमात, सियासी मुखालिफिन का कत्ल, दौरान हिरासत जिस्मानी तशद्दुद, सियासी कारकुनों को हरासा करना, जमानत मिलने के बावजूद बार बार गिरफ्तार करना, एमपीओ ऑर्डर के जरिए मुखालिफिन से इंतकाम लेना, जेलों में कैदियों के साथ गैर इंसानी बर्ताव, जजों पर नाइंसाफ देने के लिए दबाव, शहरियों को घरेलू जिंदगी में शहरियों की घरेलू जिंदगी में गैर कानूनी मुदाखलत, सहाफ़ियों को सच बोलने से रोकने के लिए गिरफ्तारियां, तशद्दुद और कत्ल, एहतजाज और नकलो हरकत के जमहूरी हक से रोकना, सियासत और सियासी सरगर्मियों को बज़ोर ताकत रोकना, करप्शन, रिश्वत, भत्ताखोरी और इकरा परवरी भी इस दौर का जेवर रहा। रिपोर्ट में सबसे दिलचस्प बात यह लिखी गई कि ये इदारे रियासत को जवाब दे ही नहीं है। ये है जी आपका पाकिस्तान का खुलासा। जो आज का पाकिस्तान है ना, कायदे आज़म का पाकिस्तान तो नहीं है ये हमारी करप्ट मिलिट्री रिजीम का पाकिस्तान है। अब आप देखें हसन नियाज़ी खान साहब के जो भांजे हैं और उनके साथ जो लड़का था इबाद फारूक, वो अब 7 दिन हो गए हैं, कुछ पता नहीं है कहाँ पे, कौन सी जेल में, घर वालों को भी नहीं पता है। अब इबाद फारूक साहब के बारे में बताऊं, उनके बारे में अब आप बताएं, ये नौजवान इतना वाइब्रेंट नौजवान था, ये जेल में इसके साथ क्या किया गया है, कैसा सलूक किया गया है ये मिलिट्री ने हमारा। तो अब अल्लाह, होपफुली ही इज़ ओके। अभी तक कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर हैं वो ये लोग। इस हवाले से इमरान खान की हमशीरा कहती हैं धमकियां मिल रही हैं, मिलिट्री का नाम मत लो, हमारे बेटे हसन नियाज़ी को सामने लाएं, वो कहाँ है। हमारे मुलाजमों को उठाकर ले गए, 10 महीने बेगुनाह कैद में रखा, एक माजूर हो गया, किसी ने माफ़ी मांगी, जनाह हाउस ना हो गया, काबा हो गया। सुनिएगा जरा। मिलिट्री कोर्ट में और बच्चे हैं, उन सब और बाकी जेलों में, और जो हम देख के आए हैं, जिनकी फैमिलीज पीछे हैं, जिन गरीब मजदूरों को इन्होंने उठाया है, उनके लिए तो हमने खड़े होना ही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत देगा, अल्लाह हमारे साथ है। डरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धमकियां दे, कोई बात नहीं, हम अब बैठेंगे नहीं। अब चीज़ें बहुत दूर चली गई हैं। जुल्म के खिलाफ खड़े होना हर एक का फ़र्ज़ है। जो जुल्म के खिलाफ नहीं खड़ा होता वो जालिम के साथ है। इसे डिसाइड हमने करना है कि हमने मजलूम के साथ खड़े होना है, जालिम के साथ। और चाहती हूँ कि मैं 2 दिन से यही बता रही हूँ उनको कि इन्होंने कहा कि जी मिलिट्री तनसीबात के ऊपर तोड़ फोड़ हुई। मैं तब से पूछ रही हूँ कि मिलिट्री तनसीबात की क्या हैसियत है। ईंटें, पत्थर, बेकार जहाज़ आउटडेटेड, जिनके पीछे ये इंसानों की 25 लोगों को शहीद किया, बाकियों को जेलों में बंद करके सजाएं दे रहे। आप देखें 10 महीने तो सबको हो गए, कुछ सजाएं काट रहे। मेरा हसन नियाज़ी अगर गया, जितनी देर पकड़ा नहीं गया, मेरे ड्राइवर और खनसामे को उठा लिया, ड्राइवर 10 महीने जेल काट के आए और इनका ड्राइवर काट के किस चीज़ की सजा काट रहे नहीं। और मेरा मुलाजिम एक था, वो बेचारा बीमार होकर अस्पताल काट के आया। इनसे ये पूछे कि ये इन्होंने किसी से माफ़ी मांगी कि हम गलती से हमने लोग उठा लिए, सबके मोबाइल ले लिए, सबके घरों से लैपटॉप्स ले गए, सबके घरों में तोड़ फोड़ की, चोरियाँ की, चीज़ें उठा के ले गए। मेरे घर में आए, मेरा फ्रिज, बर्तनों की अलमारियाँ, बिस्तर, हर चीज़ देख रहे, जो दिल करता है वहाँ से उठा लेते हैं। किसी ने ये पूछा, इनको ये पूछा अभी तक नहीं किया कि आप ये सामान किधर लेके जा रहे हो। और जो तोड़ फोड़ लोगों के घरों की मिलिट्री के, वो जो फौजी घर, तो फौज के पास बहुत पैसा, वो ठीक हो जाएंगे। लोगों के घरों का इन्होंने तोड़ा है, उनको किसने ठीक करना है। ना इन्होंने माफ़ी मांगी किसी से, ना इन्होंने कहा कि जी हाँ जो बेचारे 25 शहीद बच्चे जवान, उनसे, उनके घर वालों से माफ़ी, बल्कि उनको कहा कि तुमने बात भी नहीं करनी है अपने बेटे की, तुमने उनकी जो शहीदों की मैयत है, इन्होंने कई दिन उनको पकड़ा ही नहीं। आप ये इतना जुल्म तो शायद ही हमने सुना होगा। हम कश्मीर की बुराई ऐसे ही करते हैं, कश्मीर तो कुछ भी नहीं इसके आगे। जो इन्होंने पाकिस्तान में किया, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है, वो इसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में इन्होंने इन ईंटों पत्थरों के नाम पे, जी जिना का घर, तो कोर कमांडर का घर, उसकी क्या हैसियत है घर की। इन्होंने, हम खुद वहाँ पे मौजूद थे, कहीं किसी ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, सड़क पे हम थे, कोई अंदर नहीं। और अगर कोई बच्चे अंदर चले भी गए तो कौन सा गुनाह हो गया, वो कौन सी मुकद्दस जगह थी। लोग तो खादा काबा के अंदर भी जाके आराम से चले जाते हैं, इन मुकद्दस जगहों की कौन सी हैसियत थी। उसके ऊपर ये सारे सियासतदान कहते हैं जी ये लोग तनसीबात, हमारे इतनी बड़ी मुकद्दस चीज़ें थी। कौन सी चीज़ थी मुकद्दस? पाकिस्तान की चीज़ें थी, और बाकी इंसान थे। इंसान की कीमत सबसे ज़्यादा है दुनिया में, और इन्होंने इंसानों पे हर किस्म का जुल्म किया, ज़ख्मी भी किया। 2-3 अपाहज हैं, 2-3 बच्चे अपाहज हुए हैं। इन्होंने किसी का ये नाम भी नहीं लेते, ना ये उनकी बात करते, ना इन्होंने माफ़ी मांगी कि हमारे से गलती हो गई थी। हम वहाँ बैठे हुए थे कोर कमांडर के घर के पास, सब बाहर, इतनी गोली चली पीछे से,
तो इन्होंने इतनी पीछे से गोलियां चलाई, ये गोलियां हिंदुस्तान के लिए थी कि ये दुश्मनों के लिए थी कि अपने लोगों पे चलाने के लिए थी? अभी तक हमने नहीं देखा। कश्मीर इतनी फायरिंग करता है हमारे कश्मीर के ऊपर, कभी जवाबी फायरिंग भी नहीं करते उनके ऊपर, क्योंकि वो भी ये समझते ज्यादती है उनके ऊपर करना। लेकिन अपने लोगों पे जो इन्होंने किया और हसन और इबाद पे जो इन्होंने उनको गायब किया, वे सामने लेकर आए, उनके जुर्म बताएं, उनको सजाएं बताएं, तो सामने दें। छुप के क्यों पकड़ के बंद करते हैं? क्योंकि इनके पास कोई सही चीज़ है नहीं। ये इसलिए नहीं बताते कि इनके अपने जो ये काम कर रहे हैं वही ठीक नहीं कर रहे। इन्होंने हर काम गलत किया है, इन्होंने सजाएं गलत दी हैं, इन्होंने उनको गलत वजह से रखा हुआ है, इनको इस वजह से ये छुपते हैं। और फिर अब ये कहेंगे मेरे जैसे को कि आप बोल क्यों रहे हैं, मिलिट्री का नाम भी ना ले। मुझे बहुत लोगों ने कहा मिलिट्री का नाम ना ले। क्यों? मिलिट्री हमारी है, पाकिस्तान की। हम तो CIA का भी लोग नाम लेते हैं और मोसाद का भी लेते हैं। मिलिट्री हमारी कितनी पाकिस्तान है, लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान की मिलिट्री है। जितना जुल्म पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है मिलिट्री के ज़रिए, वो पाकिस्तान में हो रहा है। और इंशाल्लाह इस पर हम कोर्ट में भी जा रहे हैं और सारी जो भी इस पर हो सका करेंगे। और मैं अभी भी कहती हूँ कि जो ज़्यादती होगी, अगर उनके साथ जिस किस्म की भी ज़्यादती हुई, उसका भी हिसाब यकीनन देंगे। और मैं आपको बताऊँ, मैंने जितने लोग इन्होंने रखे और फिर जो कर रहे हैं ना, इन सब की बाद में कहानी तैयार होगी और सबका हिसाब किताब। और ये नहीं होगा कब तक रखेंगे। और मेरा दिल है, मैं उन फौजी भाइयों को भी कहती हूँ जो इनके कहने मानते हैं कि आप भी इंसानों की तरह ट्रीट करें। आप इंसान हैं, हुक्म मानना, हर गलत हुक्म मानना किसी का भी जायज़ नहीं है। इनको चाहिए ये अपने लोगों को समझ के, बच्चों को समझ के, इन्होंने उनके एक साल पढ़ाई के ज़ाया किए, नौकरियों के ज़ाया किए, उनके घरों के हालात परेशान सब बोल के, तो इन उनके मुस्तकबिल ज़हनी तौर पर उनको टॉर्चर किया। वो जो इबाद है उसका बच्चा जब फौत हुआ तो इन्होंने उसको वहाँ रुकने नहीं दिया कि वो अपना गम गलत कर सकता। आज अगर वो वहाँ पे जेल में उसका तबीयत उसकी ख़राब हो रही है और वो कहती है कि जो अपने आप को मारने की कोशिश करी, तो उसकी क्या हालत है। इनके पास तो कोई, इन्होंने उसको एक और जगह। और फिर ये इंसानी हकूक़ के हवाले से ये खातून की जो है ये क्लिप सर्कुलेट कर रहा है, इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा इसके ऊपर। कहती हैं कि पुलिस ने, मेल पुलिस की बात कर रही हैं, कहती हैं दौरान तफ्तीश मुझे पुलिस वाले ने उल्टा लटकाया और मुझे बिजली के झटके दिए। CI वाले के बंदे थे और CI वाले के बंदे थे और अब्दुल्ला नामी एक शख्स था जिसने मुझ पे तशद्दुद किया और मुझे उल्टा लिटा के मुझे जूते मारे। और इलेक्ट्रिशियन मशीन थी जो मेरी यहाँ पे लगा दी उन्होंने और मेरे दिमाग पे लगा देते। मुझे इस तरह से स्ट्रेस दिया उन्होंने, मतलब कि बंदा जैसे होश खो बैठता है ना, मैं वो खो बैठ। वहाँ पे मेरी तबीयत खराब हुई और रेस्क्यू वालों को बताया, उन्होंने कहीं ने एडमिट करवाया, मुझे वहाँ पे उन्होंने एडमिट नहीं करवाया और मुझ पे इतना तशद्दुद किया। जो बात मैं नहीं जानती थी वो भी मुझसे ज़बरदस्ती पूछ के मुझे मतलब कि मारते थे। और मुझे, मैं नहीं जानती मतलब कि वो उन्होंने क्यों किया, किसी की फरमाइश पे। क्या कहते थे, क्या कबूल करो? मेरी फ्रेंड थी, उसकी बेटी हम पूछने जा रहे थे, उसको कॉल किया कि मतलब कि उसकी बेटी पैदा हुई और उसकी तबीयत खराब थी उसकी बेटी की, हम बेटी पूछना जा रहे थे। मेरे हस्बैंड साथ थे, मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री है, कॉटन फैक्ट्री है, मतलब दूर दूर तक हमारी किसी हिस्ट्री में भी 9C नहीं है, आप देख सकते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं सबको ये मैसेज देती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी वो भी चली गई है। उन्होंने कौन कौन से आपसे जबरदस्ती जोर से वो बयानात लिए हैं? वो कहते थे हमें मतलब कि बंदे पकड़वाओ जो डीलर है, मतलब कि जबकि मैं नहीं जानती थी मैं किसको पकड़वाती। मैं किस सवाल का जवाब, जो आपके खामत पे इन्होंने 9B का उनसे पैसे लिए, उनसे पैसे लिए, 9B लगाया, उनसे पैसे लिए, मुझे एक दिन पहले भेज दिया, उन्हें 3-4 दिन पैसों के लिए रखा वहाँ पे CI ऑफिस। वो अभी चल रहा है ट्रायल जी। और मैं केस से क्या मुतालबा है? अगर मुझे अगर इन केस पुलिस मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी, क्योंकि बच्चा तो अब वैसे कुछ नहीं है, मीडिया पे तो वैसे सब कुछ आ गया है, मतलब कि हम इज्जतदार लोग थे, हम इस तरह नहीं थे। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं सबको मैसेज देती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। आपका नाम और आपका? मेहताब कमल मेरा नाम है। और हम क्या था जब आप जॉब करते थे? कंप्यूटर ऑपरेटर। मेरी जॉब चली गई है, मेरा कुछ भी नहीं बचा, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया। इस हवाले से शेख वक्कास अकरम साहब कहते हैं इस दिन से डरें जिस दिन अवाम हकूक मांगने के बजाय छीनने की तरफ चली जाए। जब तक हम अपना मैंडेट वापस मांग रहे हैं ना, कानूनी तरीकों से, अदालतों से, इस हुकूमत से जो हमसे चोरी करी, मेरा ख्याल में इसी को आफियत समझी जाए। अवाम को आप उस तरफ पुश कर रहे हैं कि अवाम मांगने की बजाय कहीं छीनने के लिए तैयार ना हो जाए, उस दिन से डरें। अब आप ये देखें, अब ये एक नौजवान है, इसने PTI की शर्ट पहनी हुई थी इस्लामाबाद में। कानून, रूल ऑफ लॉ की ये सूरत हाल है पाकिस्तान में। इमरान खान की शर्ट पहनी हुई थी
उसको इमरान खान की शर्ट पहनने पे पुलिस उठा के ले गई। सर यहाँ हमारा लड़का खड़ा था थर पार से जनाब आफ्ताब, उसको यहाँ पुलिस वाले उठा के ले गए हैं, कोई बताया भी नहीं, कोई मसला भी नहीं। एक शर्ट उनका खाली इमरान खान साहब की पहनी हुई थी। तो ये जुल्म की इंतहा है, आप देख सकते हैं ये जबर और जुल्म और बदरीत शुरू है। लोग खड़े होते हैं, मैं खुद नियाज़ुल्लाह न्याई साहब के साथ होता हूँ, तो भाई हमारा लिस्ट में नाम आना है। लड़के वो लड़का भी मेरे साथ था, उसका भी लिस्ट में नाम आना था, अभी केस नहीं शुरू हुआ। तो ये जनाब पकड़ कर ले गए हैं, पता नहीं कहाँ मुझे कर दिया नाम मालूम। वो कारकुन था पीटीआई का क्या? पीटीआई का हमारे साथ होता था, मैं नियाज़ुल्लाह न्याई साहब के साथ होता हूँ पीटीआई। अच्छा, वैसे ही समाज के लिए, स्पोर्ट के लिए है? के लिए आए हुए थे जो नाम, तो अभी हमारे लिस्ट में नाम भी आना था, तो उन्होंने जनाब उठा के ले गए हैं, पता नहीं कहाँ ले गए हैं, कोई पता नहीं। हाँ, पुलिस ने उठा, आपने एहतजाज किया, उनको रोकने की कोशिश? हमने रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे भी पकड़ने की कोशिश की। मैंने कहा क्या बना है नाम बताएं, ये हमारा शनाख्ती कार्ड है, हम तो नियाज़ुल्लाह न्याई साहब के साथ होते हैं। तो फिर उन्होंने हमारा कहा हमारा केस भी है, तो उन्होंने कहा जनाब, फिर वो मुझे भी फिर छोड़ा, तो वो लड़के को साथ ले गए। आफ्ताब थर पार करते मेरे साथ वो बच्चा होता है। ठीक, बहुत शुक्रिया। उसके बाद बुशरा बीबी के हवाले से तैयबा राजा साहिबा जो हैं वो बुशरा बीबी से मिलने गई हैं, मुलाकात करने गई हैं और मुलाकात का फिर अहवाल बताती हैं। अब आप अंदाज़ा करें ना, बिल्कुल सेहतमंद खातून थी वो, और एकदम उनको ये सारी बीमारियां आ गई कि उनके उनके जो है उंगलियां सूजने लग गई, हार्ट का इश्यूज आने लग गए, सारी जगह पे इन्फ्लेमेशन होने लग गई। तो ये ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ दिया गया खुराक के अंदर इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। और फिर गरीदा फारूकी इस हवाले से क्या कहती वो कुरकुरे मसालेदार चीज़ें खाती हैं। शर्म भी नहीं आती उनको इस तरह की बात करते हुए। बहरहाल ये तैयबा राजा साहिबा ने बिल्कुल डिटेल में जो है ना उनसे मुलाकात का अहवाल बयान किया हुआ, ये देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। 2 रोज़ कबल मेरी बुशरा बीबी साहिबा से अस्पताल में मुलाकात हुई थी। बुशरा बीबी साहिबा की स्किन पील हो रही है, उनके हाथ पैर स्वेल थे, उनका चेहरा स्वेल था, उनका जबड़ा मुतासिर हुआ है, जबड़ा स्वेल था, उनके मुंह के अंदर ज़ुबान वगैरह पे छाले बने हुए हैं, वो खाना नहीं खा पा रही, पानी वो काफ़ी ज़्यादा पी रही हैं। डॉक्टर ने मेरे सामने बताया कि उनको हार्ट इशू आ रहा है, उनकी एंडोस्कोपी में इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा पाई गई है, उनके बाएं बाजू मुतासिर हुआ है, प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, उनके बाएं बाजू की 2 उंगलियां सुन्न है। मेरा एक सवाल है अपने इदारों से कि जो आपने छेड़ दिया या जिस तरह से आपने इस मुल्क की औरतों को निशाना बनाया, जिस तरह से आपने इमरान खान की बीवी को निशाना बनाया, क्या ये सब यहाँ रुक जाएगा? क्या आप लोग जो आपने शुरू किया, आपको लगता है ये यहाँ रुकेगा? जंगों में भी औरतों और बच्चों को पे रहम किया जाता है। इद्दत निकाह केस में आपने एक लीडर की बीवी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया कि उस आदमी से इंतकाम लेना है, उस आदमी को नीचा दिखाना है, एक औरत से इंतकाम लिया जा रहा है। मतलब खुदा का खौफ करें, आप लोग किस डगर से हल निकले हैं? इद्दत निकाह केस में एक औरत को आप लोगों ने निशाना बनाया, उसकी बेहुरमती की गई है पूरी अदालत के सामने, और अब उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि इमरान खान को नीचा दिखाना है। खुदा का खौफ करें, अभी भी रुक जाएं। में से कोई कहीं नहीं भागेगा, कभी भी नहीं भागेगा, क्योंकि हमारी पाकिस्तान और लंदन में कोई जायदादें नहीं है। बीबी साहिबा बड़ी तकलीफ में थी, मैं उनका हाथ पकड़ के बहुत देर रोई, तकरीबन 5 मिनट में सिर्फ वहां रोती थी जब मैंने उनसे बात की। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, कि उन्होंने कहा कि अल्लाह अपने चाहने वालों पे आजमाइशें भेजता है। मैं अपनी एक एक बात के लिए हल्फ लेने को तैयार हूं, जो मेरे सामने डॉक्टर ने कहा और जो मैंने खुद देखा। अब वो सारे लिफाफा सहाफी हल्फ दें जो शोर मचा रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है, वो हल्फ दें कि वो सच बोल रहे हैं और हम झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मैं अपनी बात पे हल्फ दे सकती हूँ कि मैंने जो कहा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि मैंने सच कहा है। तो अब आपकी बारी है, इस मुल्क का सोचें। इंतकाम किसी चीज का हल नहीं। मौलाना रूमी का एक कॉल है कि मैंने जमीन पे 2 तरह के लोग बहुत ढूंढे लेकिन मुझे नहीं मिले। एक वो जिसने अल्लाह की राह में दिया और मुफलिस हो गया, और एक वो जिसने अल्लाह की मखलूक के साथ ज्यादती की हो और वो अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। अपने लोगों पे रहम करें, दुरुस्त फैसले करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, बुशरा बीबी जिंदाबाद।